नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक में होने वाले आर्म 1 के कुछ सवाल के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये है आपका गणित विषय का, और गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। और अगर ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप लोग 80% से अबव आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिए, समझते हुए इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, अंत तक इसमें देखते रहिए, आप लोग बने रहिए, समझिए कि किस टाइप के सवाल आने वाले हैं और किस टाइप से सवाल का हम लोग उसका हल निकालेंगे, उसका सलूशन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करता हूं मैं। तो यहाँ कुछ सवाल है। मान लीजिए आपका सवाल नंबर 1 क्या है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने के लिए देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में काफी समय हो लग जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो सारी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 120 को क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखेंगे, इस टाइप से हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि यहाँ क्या है 2 6 12 0, यहाँ 30 दूना 60, यहाँ क्या हो जाएगा 2 15 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 15। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम लोग इस टाइप से निकालते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कौन से होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपका कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिखते ही जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए कहेगा तो 120 का मान लीजिए यहाँ पर है, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे, इस टाइप से आपको लिख देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल में चलता हूँ। इसमें क्या है कि किसी बहुपद के ग्राफ आकृति में किया गया है, आपका बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए px का एक ग्राफ दिया हुआ दोस्तों, ये ग्राफ किस टाइप का है, आपका इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का, ये x एक्सिस है, x एक्स है, ये क्या है y डैश है, ये y डैश है, ये क्या है आपका 0 है। तो इसमें क्या कहा गया, शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूं, जब कभी भी इस टाइप से आकृति आपको नजर आएगा और px यहाँ पर आपका जो इसका आलेख खींचा हुआ रहेगा, इसमें शून्यकों की संख्या जो कहेगा, आपको देखना सिर्फ यही है कि ये x एक्सिस को कितने जगह पर काट कर रहा है। अगर x एक्सिस को जितने जगह पे कोई जो भी बिंदु आपको मिलेगा, आपको प्रतिच्छेद बिंदु हो चाहे आपका स्पर्श बिंदु हो, वही इसका शून्यक कहलाएगा दोस्तों। तो ठीक है, इसमें देख रहा हूँ आपका इसमें एक जगह, इसमें एक जगह, 2 जगह इसमें x एक्सिस को काट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हम इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या, इसमें हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन लेके। अभी हम लोग देखूंगा ये जो समीकरण है, जो हम लोग का रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण को हल हम लोग कैसे करते हैं। तो आपका जैसे क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का छोटा क्वेश्चन है, आप लोग को पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट आपको जानकारी रखनी होगी, तभी सवाल का जवाब आप लोग सही दे पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए कि समीकरण युग्म x जोड़ y = 9, और एक समीकरण दिया हुआ है x - y = 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें 2-3 इसका नियम है, तो किसी भी नियम के सहारे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसकी जोड़ देंगे, जोड़ देने पर आएगा क्या, ये y आपका कट गया, प्लस y और माइनस y आपका कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2x = कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और x = कितना हो जाएगा
n/2 यानी 5 आ जाएगा। ये जो x इक्वल टू 5 आ गया, इसमें किसी एक इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो इसमें 1 में मान लीजिए हम पुट कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 5 जोड़ y इक्वल टू 9, और या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। दोस्तों आप लोग समझ गए कि x इक्वल टू कितना आया आपका 5 आया, और y इक्वल टू कितना आया गया आपका 4। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको तो इसका जो आंसर इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक बिंदु के अनुसार दिया हुआ, इसमें आंसर इस टाइप से दिया हुआ आपका 5 4। तो क्या हो जाएगा 5 4 आपका यही आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इस टाइप से जो निर्देशांक बिंदु हम लोग लिखते हैं, ये x का कोऑर्डिनेट होता है और ये y का कोऑर्डिनेट होता है। ये x का निर्देशांक बिंदु होता है, ये y का निर्देशांक बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अभी आगे अगला सवाल में हम देखते हैं। अगला सभी सवाल आपको बहुत ही खास आप लोग को दिखाने वाले हैं। आप इसी टाइप के सवाल आएंगे, इसी टाइप के सवाल को आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क आप लोग का आ जाएगा। इसमें कहा गया है कि वो रैखिक समीकरण जो जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? वो रैखिक समीकरण जो जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ संगत, असंगत, संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कोई हल नहीं होता है वो हो जाता है आपका असंगत। तो इसी टाइप का आपका 3 इसका कंडीशन है, एक कोई हल नहीं, एक अनेक हल और एक होता है अद्वितीय हल। ये तीनों कंडीशन आप लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक कंडीशन होता है, मान लीजिए कोई आपका वो आपका इक्वेशन रहेगा a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। यही दो हम लोग का रैखिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये रैखिक समीकरण में इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 होता है तो इसके लिए एक और कंडीशन इसको कहा जाता है, ये होता है अद्वितीय हल कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा इसमें। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका है क्या चीज? दूसरा कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस टाइप का अगर कहता है तो कौन सा हल हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा आपका अनेक हल, अनेक हल होगा, अनेक हल, इसका अनेक हल निकलेगा। ठीक है, मतलब जितना हल निकलना चाहेंगे उतना आपका इसका हल निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपका तीसरा नंबर कंडीशन यही है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई आपका b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इसी टाइप से कंडीशन आपका किया हुआ रहेगा, इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इस टाइप के जितने सारे ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आपको मिलेगा, आप लोग को कर लेना अच्छी तरह से। और इसमें आपका कभी कभी आपके जैसे संपाती, संगत, ये भी आपका पूछ सकता है, प्रतिच्छेद पूछेगा, समांतर किसमें होगा। तो यही 3 कंडीशन में सारे कुछ होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये सवाल भी आप लोग का हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी आगे चलता हूँ। आगे अगला सवाल आप लोग देख रहा हूँ। अगला सवाल है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में कौन एपी है? एपी मतलब आपका समांतर श्रेणी में है। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आपका समांतर श्रेणी में। तो इसमें हम लिख दे रहा हूं, इसका ऑप्शन क्या है? 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। एक ऑप्शन है आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। एक है आपका सी नंबर ऑप्शन है आपका 5, उसके बाद 25 125 625 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद बी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं
कि एपी में कौन सा है, ये जो सीरीज आपका 3 सीरीज है, इन तीनों सीरीज में कौन सा एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी में कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि समांतर श्रेणी वही इसी को कहलाती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सार्प अंतर जिस श्रेणी का सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम लोग सार्प अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो सार्प अंतर जो होता है, सार्प अंतर हम लोग निकालते हैं जैसे a1 a2 a3 इस तरफ का आपका नाम दे देंगे तो क्या हो जाता है a2 माइनस a1 अगर इक्वल टू a3 माइनस a2 इस टाइप से हम लोग निकालते हैं, a4 माइनस a3 इस टाइप से अगर हम लोग का समान हो जाएगा सार्प अंतर तो हम कहेंगे वो सीरीज आपका क्या है, एपी सीरीज में है यानी समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पर एक राउंड 4 माइनस 2 क्या हो जा रहा है आपका, वो हो जा रहा है 4 माइनस 2, ये क्या है आपका 8 माइनस 4। तो यहाँ देखिए 2 हो गया, आपके यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो समान नहीं है, इसका सार्प अंतर समान नहीं आ रहा, मतलब ये आपका एपी नहीं होगा। दूसरा में चेक कीजिए, दूसरा में मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये क्या है 3 है माइनस 1 है, ये क्या है 5 है माइनस 3 है, ये क्या है 2 हो गया, इसमें भी क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ देखिए दोनों सार्प अंतर मेरा क्या है इक्वल आ रहा है यानी समान आ रहा है, तो ये मेरा एपी सीरीज में है, ये मेरा समांतर श्रेणी में है। तो इसी तरह से हमको सिर्फ देखना है कि सार्प अंतर किस अगर समान आता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल के साथ आगे चलता हूं। अगला सवाल है आप लोग के सामने कि आपका सभी वृत्त होते हैं जो सर्किल होते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये एक सर्किल है, मान लीजिए आपके ये एक सर्किल है, मान लीजिए आपके ये एक सर्किल है, तो सभी सर्किल क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ सर्वांगसम होता है, समरूप होता है, संपाती होता है, न इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते थे दोस्तों ये सभी जो सर्किल होता है, वृत्त जो होता है, ये क्या होता है आपका समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं होगा। अगर सर्वांगसम कहता तो एक ही टाइप के मतलब एक ही साइज के सब होना चाहिए तभी आपका सर्वांगसम होगा। तो सभी अगर वृत्त का आता है तो क्या होगा, समरूप होगा, एक ही रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका समरूप। इसके बाद आगे चलता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये देखिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से यहाँ समझिए। दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण अगर समान होता है तो त्रिभुज का, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है एबीसी एक त्रिभुज है और आपका ये एक त्रिभुज है PQR। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण के साथ ये कोण अगर समान हो जाता है, ये कोण के साथ ये कोण समान हो जाता है, ये कोण के अगर ये कोण समान हो जाता है यानी संगत कोण समान हो जाता है, उसको हम लोग किस कसौटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझा देना, ये होता है एंगल ए आपका सर्वांग समता से हम लोग उसको जानते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपका समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। अभी आगे देखिए, आगे है आपका कि आगे मैं देख रहा हूं कि आपका देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। दो त्रिभुज है उसका संगत भुजा, साइड मतलब क्या होता है, भुजा होता है। भुजा का संगत भुजा का अनुपात क्या है, 4:9 है। ये संगत भुजा है, ये क्या है आपका दोस्तों, संगत भुजा। तो दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात अगर 4:9 होगा तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसको आगे पीछे करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 81, ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। एक मिनट इसमें क्षेत्रफल कहा है ना, इसको एक काम कीजिएगा, इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। इसमें है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो इसमें क्या क्या उसके क्षेत्रफल में सिर्फ आप लोग यही निकाल देना है, इसका स्क्वायर निकाल देना है। इसका स्क्वायर का अनुपात जो होगा वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 16:81। 16:81 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं हम लोग कि इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, एक मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी है, तो इसका ए बी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, अच्छा 6√3 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है 6√3 सेंटीमीटर। ए सी क्या है 12 सेंटीमीटर, और क्या है इसी क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कोण बी, ये कोण का मान कितना होगा, कोण टी का मान कितना होगा। तो हमको इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई एक भुजा के स्क्वायर अगर दो भुजाओं के स्क्वायर के समान है, उसका साम की उसका जोगफल के समान हो जाता है, तो हम लोग पाइथागोरस के सहारे हम लोग कह सकते हो त्रिभुज क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके होगा क्या। तो मान लीजिए ये बड़ा भुजा आपका 12 का स्क्वायर करता हूँ, और इधर आपका 6√3 का स्क्वायर करता हूँ, और इधर 6 का स्क्वायर करता हूँ, क्या आता है 12 12 144, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 6 36, 36 और 3 3 6 18, 3 3 9 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू कितना होगा 8 6 14 4 हाथ मेरा 1 ये 4 1 144 इक्वल टू 144। तो ये क्या होगा हम लोग का ये कि पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो हम कह देंगे ये जो ये कोण बी होगा ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी ये एबीसी जो त्रिभुज है ये क्या है, किस टाइप की त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलता हूं अगला सवाल क्या कहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूं कि एक सर्किल जो है एक वृत्त है उसमें कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, अगला सवाल है। तो मान लीजिए ये आपका सर्किल है, तो स्पर्श रेखा की बात की जा रही है, इसमें कोई बाहर के किसी एक बिंदु से नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ कहा है एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो स्पर्श रेखा मेरा इधर से भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। इसी टाइप से हम लोग का असंख्य यानी अनगिनत हम लोग का इनफाइनाइट इसमें स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया है अपरिमित रूप से अनेक, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं अगला सवाल हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर क्या कहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, तो वृत्त एक ले लेता हूं, इसके 13 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए 13 सेंटीमीटर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए ये आपका स्पर्श रेखा है, इधर भी हो सकता है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, कितना है 12, ये मान लीजिए ओ ये ले लेते हैं, ए इसको ले लेता हूँ आपका बी 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक साइड से लेने से ही पता चले ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगा, मतलब इसका मान कितना होगा, ओबी का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूं, जब भी वृत्त के किसी बाहर बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र का जो आपका लाइन होता है ये आपका क्या होता है, लंब होता है, यानी यह क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो ये क्या कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ओ ए बी क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज जाएगा। तो समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं कि इसका ओबी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग निकाल ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर लंब स्क्वायर का आता है तो कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, अगर आधार का आता है तो आधार कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है,
और अगर कॉर्न स्क्वायर का आता है तो क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहा हूँ ये क्या है, आपको ओबी अगर निकालें तो 13 169 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो। इसके जो लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल है क्या चीज कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त जो होता है दोस्तों, उसके सबसे बड़ी जीवा को हम लोग किस नाम से जाना जाते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखता हूँ। तो ये जो वृत्त है, ये अगला सवाल है। ये जो सर्किल है, इसके सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकता है, जो केंद्र से होके गुजरेगी, जो केंद्र से होके गुजरेगी वही आपका बड़ी जीवा हो सकती है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमीटर कर सकते हैं। डायमीटर यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका व्यास कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यास, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, आगे चलता हूं। फिर अगला सवाल है आपका कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। मतलब ये मान लीजिए एक आपका सर्किल है, इसमें क्या है, ये कोण आपका थीटा, मान लीजिए ये थीटा कोण है और ये त्रिज्या आर है, आर आपका त्रिज्या है मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब ये वाला आपका त्रिज्यखंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिज्यखंड होता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, थीटा बाय 360 आई आर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। आगे इसी टाइप का एक दूसरा सवाल, ये सब जितने सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी टाइप का आपका सवाल पूछेगा, इससे आपका कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला। ये सब क्वेश्चन सारे को बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। अगला सवाल है, मान लीजिए एपी है, एक एपी आपका दिया हुआ है, एक आपका एपी दिया हुआ है, ये है आपका 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका है। इसमें पूछा गया है इसका प्रथम पद यानी ए का मान कितना होगा, और इसमें दिया हुआ सार्वंतर को हम लोग उसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं टी से, यानी टी का मान कितना होगा। दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूं, किसी भी सीरीज के किसी भी समांतर श्रेणी के जो पहला वाला होता है पद, वही वाला होता है प्रथम पद, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए अभी इससे पहले भी आप लोग को दिखाए, ये जो सार्वंतर हम लोग निकालते हैं ये होता है a2 - a1 = a3 - a2, इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। तो जब ये कह दिया कि एपी सीरीज में है तो इतना निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए को निकाल देंगे, a2 - a1, यही मेरा सार्वंतर कहलाएगा। तो a2 - a1, a2 मतलब क्या है 1 है, a1 मतलब क्या है 3 है, इसका क्या हो जाएगा -2। तो इसका मान हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा -2 और प्रथम पद हो जाएगा आपका 3। तो इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलता हूं। आगे अभी दिखाता हूं आप लोग को कि कोई एपी है ना, हम दोस्तों कोई एपी है, आपका एपी से बहुत सारा सवाल आ सकता है। मान लीजिए आपका एक अगला सवाल हम दे रहा हूं इसमें कि 21, ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, उसमें है सीरीज 21 18 15 और डॉट डॉट का कौन सा इसका दिया हुआ का कौन सा पद शून्य होगा है, ये आपका सवाल है। कौन सा पद इसमें शून्य है। तो हम सभी जानते हैं जब एनवां पद निकालते हैं, एनवां पद तो होता क्या है, an = a + n - 1 × d, यही आपका इसका सूत्र होता है। तो इसके शून्य होगा मतलब an का मान शून्य होगा, और इसमें प्रथम पद कितना दोस्तों
21 है और n का मान मुझे निकालना है और d कितना है आपका 18 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ -3n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस आपका 3 हो जाएगा। तो इधर ले लूंगा और ये 3n इक्वल कितना हो जाएगा फिर 21 और 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और n का मान कितना हो जाएगा 24/3 यानी 8, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा, 8वां पद इसका आंसर हो जाएगा। 8वां पद का मान जो होगा ये होगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी से काफी क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप और अगला एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूं, वो है आपका देखिए किस टाइप से, मान लीजिए अगला सवाल है आपका कि किसी बहुपद के मान लीजिए x² माइनस 9x जोड़ आपको क्या दिया हुआ 9, इसमें क्या है, ये क्या है x² माइनस 9x प्लस 9 है के शून्यों का गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक है ना, इसके शून्यक है। इसमें शून्य मान लीजिए हम लोग के इसमें शून्यक है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल है बोल रहा है 8, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि शून्यक कितना होगा, मतलब शून्यक अल्फा का मान कितना होगा और बीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अल्फा बीटा अगर 8 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अल्फा जो बीटा इसका मान हम लोग आपका अल्फा बीटा 8 दिया हुआ है। ये थोड़ा सा यदि बहुपद इतना का शून्यों का गुणनफल 8 है तो अब इसके शून्यक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका ये आपका 9 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। चलिए इसको ये थोड़ा देख लूंगे, इसके बाद इसके इस टाइप का सवाल को, ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती है, तो दोस्तों अगला सवाल है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है दोस्तों, आपका समान होता है, समानुपाती होते हैं, नौ समांतर नहीं समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो समरूप त्रिभुज का रूप समान होगा, उसका समान तो नहीं हो सकता है, लेकिन उस समरूप त्रिभुज के क्या होगा संगत भुजा समानुपाती होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समानुपाती। अगला सवाल है 17/8। 17/8 ये क्या है आपका परिमेय संख्या, ये क्या है आपका परिमेय संख्या। ये दशमलव, ये 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव में लिख देता हूं, दशमलव अर्थात शांत है या अशांत आवर्ती, शांत है या अशांत आवर्ती आपको पूछा जा रहा है। अशांत आवर्ती कौन सा होगा, शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो आप सभी को समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर, उसका नीचे यानी हर में अगर 2n और 5m और 2n इंटू 5m के रूप में अगर लिखा हुआ रहता है, कोई भी नंबर अगर 2n और 5m और 2n और 5m के रूप में लिखा हुआ रहता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये शांत दशमलव होगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसी टाइप से मैं इसको देखता हूँ, उसको चेक करता हूँ। ये देखिए 17/8 है, तो 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं, 17/8 है, 8 को हम लोग 2 3 लिख सकता हूँ। तो ये हम लोग आराम से कह सकते हैं ये 2n का फॉर्म में है। तो अगर 2n का फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शांत आवर्ती हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं अगला सवाल पे आता हूं।
अगला सवाल देखिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग को मार्क आने वाला है। अगला सवाल है, देखिए कि 96 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर y, यही है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें, आपका यही आपका अगला सवाल है। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना होगा यही आपका पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का जो सवाल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर y, इसमें x का मान पूछा जा रहा है। तो ये 3 टू दी पावर, अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी टाइप से लिखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो 96 है, तो 96 को मैं अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ूंगा, तो क्या होगा, 2 4 8 1 9 2 8 16, ये कितना होगा, 24 दूना 28, 2 12 24, 2 6 12, और ये क्या होगा, 2 3 6। यहाँ पर कितना हो जा रहा है, इसको हम लिख दूंगा, 2 टू दी पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर कितना हो गया 1, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर y। तो इसमें क्या पूछा गया है, x का मान कितना होगा, तो x का मान 2 का पावर में जो है वही होगा दोस्तों। अगर पूछता मेरे को y का मान कितना होता, तो y का मान ये 3 का पावर में है इसमें y, तो 3 का पावर में 1, तो x का मान ये 5 हो जाएगा, y अगर पूछता तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही आप हम लोग का x इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल देखता हूं। अगला सवाल आपका है, यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है कि कोई एपी है, किसी एपी का यहाँ पर दिया हुआ है 2a डॉट 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 हो तो ये जो मिसिंग टर्म है, ये जो आपका लिखा हुआ, इसका मान कितना होगा। जब ये एपी कह दिया है, अगर ये सीरीज मेरा एपी है, समांतर श्रेणी में है, तो हम कह सकते हैं a-2 मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू हो सकता है 8 माइनस a, मतलब a3 माइनस a2 होगा, क्योंकि सार्वभौमिक समान हो जाएगा। अगर सार्वभौमिक समान हो जाएगा तो इधर इसको लाइए, क्या हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 5। तो इसी तरह से बहुत ही सिंपल लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको अच्छा से उसका जवाब दिया देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आपका है कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है, यानी सेमी सर्किल का जो आपका परिमाप होगा वो होता क्या है। देखिए इसमें पूछा गया है अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। ये होता है आपका 2 पाई आर जोड़ हुआ। ये क्यों ऐसा होता है, आइए चलो हम लोग इसको देखते हैं। और हम लोग जानते हैं ये जो वृत्त होता है, इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर अर्धवृत्त का कहेगा तो मेरा इतना सा होगा, इतना का करना होगा। तो ये वाला भाग, ये वाला जो राउंड वाला भाग है, ये वाला जो राउंड वाला भाग, सेमी राउंड वाला जो भाग है, इसके लिए तो हम इसको 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो भाग है आपका डायमीटर वाला भाग, ये डायमीटर वाला भाग इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाता है। कितना हो जाता है, 2r। ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पाई आर जोड़ 2r, इसका परिमाप आ जाता है। ठीक दोस्तों, तो सेमी सर्किल का इस टाइप से अगर कहेगा उसका परिमाप कितना होगा, तो हम कह देंगे पाई आर प्लस 2r, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। कुछ सवाल है कि इसमें है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का सूत्र क्या है। तो सूत्र भी आपका आएगा, तो सूत्र को भी अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, अच्छी तरह से समझना है कि किसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी आपका सवाल जवाब किया जा सकता है। तो इसमें समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है, एनवा पद एपी का, ठीक है, एपी का जो
पद का सूत्र होता है वो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए एक अगला सवाल है और ये भी बहुत अहम है। इस टाइप का सवाल आपका जरूर आएगा, जितने भी सवाल आप लोग को बताया जा रहा है इसी टाइप का सवाल कर लेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स में आप लोग पास हो जाएंगे। देखिए ये है आपका कोई आपका बहुपद है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें क्या कहा है, शून्यों का योग कितना होगा, शून्यों का योग कितना होगा, और आपका कहा है शून्यों का गुणनफल कितना होगा। ये आपका सवाल है दोस्तों, शून्यों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं ये क्या है, हम लोग द्विघात व्यंजक है। तो द्विघात व्यंजक हम लोग कंपेयर करते हैं कि द्विघात व्यंजक का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें शून्यों का अगर इसमें शून्यों का जब जोगफल का आएगा, मान लीजिए अल्फा बीटा दो शून्य के, इसका शून्यों का जोगफल का आएगा तो ये होता है माइनस e/a, और शून्यों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, c/a। तो उसी टाइप से मैंने इसको लिखूंगा, पर इसको किस टाइप से लिखूंगा, यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के रूप में मैंने लिख दिया। नहीं भी लिखने से होगा लेकिन इसको मैंने लिख दिया, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो शून्यों का गुणनफल इसको क्या हो जाएगा आपका माइनस b/a, ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर माइनस 7a, यानी 7/6 हो जाएगा शून्यों का योगफल। शून्यों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल हो जाएगा c/a यानी माइनस 3/6 यानी माइनस 1/2 आपका शून्यों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल आपका इसमें भी आएगा। ठीक है, अभी एक सवाल है, एक सवाल रही आपका अंतिम सवाल फिर आज का लिए कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। आपका यहाँ पर है कि अभी अभी हम लोग देखे कि जो सेमी सर्किल होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है क्या, अच्छा एक मिनट देखता है, इसमें दिया हुआ है अर्धवृत्त का परिमाप आपका दिया हुआ कितना 36 सेंटीमीटर। इसमें आपका रेडियस निकालना है यानी त्रिज्या निकालना। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, पाई आर जोड़ आपका 2r = 36 हो जाएगा। तो इसको अगर r में कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, i + 2 = 36 हो जाएगा। तो r = क्या होगा 36/पाई + 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 36 बाटा यहाँ कितना होगा 22/7 जोड़ 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय यहाँ 22 जोड़ यहाँ 14/7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू ऊपर में 7 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 छोड़ के 36, ये 36 कैंसिल हो गया यानी 7 सेंटीमीटर तक त्रिज्या हो जाएगा। ये जो आप आ जाएगा दोस्तों, ये त्रिज्या = आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी तरह का इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को जितना क्वेश्चन समझाया गया अभी सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस चैनल में अगर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।